इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का अंतिम पाठ, जिसका नाम है सांस सांस में बांस, जो एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखित एक निबंध है, जिसमें हमें बांस की उपयोगिता के बारे में बताया है। बांस तो बच्चों आपने देखा ही होगा। जैसे बच्चों हमारा जीवन सांस के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही दुनिया और भारत में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका बांस के बिना काम ही नहीं चल सकता। आपने भी अपने घरों में बांस से बनी कुछ चीज़ें ज़रूर देखी होंगी, है ना। बांस से बना ये देखो पक्षी का पिंजरा, चटाई, विभिन्न प्रकार की टोकरियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए बच्चों, इस निबंध के माध्यम से जानते हैं कि बांस का हमारे जीवन में किस तरह का महत्व है। एक जादूगर थे जिनका नाम था चंगी चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। तो जादूगर क्या करता है? करतब दिखाता है ना। करतब का अर्थ होता है अनोखा या कौशलपूर्ण काम। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कब्र का अर्थ होता है शव को दफनाने हेतु खोदा गया गड्ढा। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। तो जब उनकी कब्र को छठे दिन खोदा गया तो उसमें से क्या निकले? बांस की टोकरियों के कई डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, जैसी बांस की टोकरियां उस खड्डे में से निकली वैसे ही सेम बनाने की कोशिश करी। उसके बाद और फिर नए नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत का अर्थ है अधिकता या ज़्यादाती। तो बहुत अधिक संख्या में होता है। कौन से हिस्सों में होता है? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। सबसे ज़्यादा बांस भारत में कहाँ उगता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में। कौन से हैं वो 7 राज्य? ये देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इन राज्यों में बांस बहुत अधिक संख्या में उगता है और यहाँ के लोगों का जीवन भी इन बांस से बनी चीज़ों पर ही आधारित रहता है। इसीलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। भरण पोषण यानी उनका गुजारा करने में बांस का बहुत अधिक हाथ है, क्योंकि वो बांस से बनी चीज़ों को बनाते हैं और उनका अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। कौन से राज्य की बात करेंगे हम? नागालैंड की। नागालैंड कहाँ है? ये देखो हमारे भारत के नक्शे में यहाँ है नागालैंड। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। बांस की चीज़ें कब से बन रही हैं? जब से इंसान ने अपने हाथों से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू करी। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। तो समय के साथ इनकी डिजाइन में परिवर्तन निरंतर होते जा रहे हैं। पहले भी हुए हैं और आगे भी होते जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ सब चीज़ें बदलती हैं। प्रचलन का अर्थ है उपयोग या व्यवहार आदि में आना। तो सबसे ज़्यादा नागालैंड के निवासी बांस की चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और उनको अपने व्यवहार में लाते हैं। बांस से मेरा रिश्ता, ये कौन कह रहा है?
लेखक कह रहा है कि मेरा बांस से रिश्ता कैसा है। बांस का यह झुरमुट, ये देखो बांस का झुरमुट यानी बांस से बना ये गुच्छा मुझे अमीर बना देता है। अमीर यानी मुझे बहुत धनवान बना देता है। कैसे? इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस से मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन ये देखो और औजार इस्तेमाल करता हूँ। और जब बांस सूख जाता है तो सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। और जब ईंधन की तरह बांस को इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या बनता है? कोयला। तो बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। ये देखो इस तरह बांस का अचार भी बनता है। आप में से किस किस बच्चे ने बांस का अचार खाया है, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बांस के पालने में, बांस का पालना ये देखो कुछ इस तरह का। मैं मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई। बांस की टोकरी कुछ इस तरह की होती हैं। तो ये बनाते हुए लेखक को उनकी पत्नी मिली और अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। ये देखो इस तरह शव को ले जाने के लिए अर्थी बनाते हैं बांस से। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे शमशान घाट तक ले जाने के लिए भी बांस की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह बांस का लेखक से अटूट रिश्ता है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। डलिया नुमा ये देखो इस तरह की टोकरी जैसी कुछ चीज़ें बनाई होंगी ताकि उसमें अपना खाना इकट्ठा कर सके। तो तभी से शायद बांस की बुनाई का रिश्ता रहा है। या फिर क्या पता बैया जैसी, बैया ये देखो बच्चों एक चिड़िया होती है जो कि बहुत ही सुंदर सा ये अपना घोंसला बनाती है। तो क्या पता बैया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो या फिर ये हो सकता है कि लोगों ने बैया के इस घोंसले को देखा होगा, उसकी बुनाई और उसके आकार को देखा होगा और इसी को देखकर इस तरह से बांस से टोकरियां बनाई होंगी। तरकीब का अर्थ होता है उपाय या युक्ति उनके हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं। बांस की खपच्चियां क्या होती हैं? बांस की पतली लचीली तिल्ली, जिनको किसी भी आकार में ढालकर और उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो ये सब चीज़ें बांस की सहायता से बनाई जाती हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। जकाई ये कुछ इस तरह का होता है, इससे मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। तो कुछ इस तरह के जाल को पानी की सतह पर खींचते जाते हैं तो मछलियां इसके अंदर घुस जाएंगी और पानी इनमें से बाहर निकल जाएगा। इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। बांस की खपच्चियों को किस तरह से बांधा जाता है? ताकि वे एक इस तरह एक कोन का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। इस तरह से निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं ताकि मछलियाँ बाहर निकल कर ना भागें और इन छेद में से पानी बाहर निकल जाए। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। ये देखो तरह तरह की टोपियाँ। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। ये देखो इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी या फिर अगर आप इसी इलाके के हो तो आपने अपने खेतों में ऐसे काम करते हुए लोगों को ज़रूर देखा होगा। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। ये देखो इनकी पीठ पर इस तरह की बड़ी सी टोकरी भी होती है जो कि
बांस से ही बनी होती है। तो देखा बच्चों, इनके जीवन में बांस की कितनी उपयोगिता है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, घनघोर यानी बहुत घनी, बहुत तेज बारिश होती है वहाँ पर जुलाई से अक्टूबर के बीच। यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। तो इस समय यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच जब बहुत तेज बारिश होती रहती है तो लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, अपने आसपास के जंगलों से बांस को इकट्ठा करते हैं और अपने खाली वक्त में इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। आम तौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। क्या करते हैं वो लोग, ज़्यादातर 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस ही काटते हैं। क्यों काटते हैं इनको, बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। तो बूढ़े बांस क्या होते हैं, थोड़े सख्त यानी हार्ड होते हैं। उनको मोड़कर अगर किसी चीज़ का निर्माण किया जाए तो वो टूट सकते हैं। इसीलिए 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस ही काटते हैं ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। गांठें ये देखो इस तरह की जोड़ जो दूर दूर तक हो, अगर ये लंबाई ज़्यादा रहेगी तो चीज़ें अच्छी तरह बनेंगी। दाव, ये देखो इन गांठों को काटने का औजार, यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। उस चाकू की सहायता से इन बांस को चीरा जाता है, उनकी खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन यानी उदाहरण के रूप में आसन जैसी, इस तरह से बैठने की चटाई, आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। गठान यानी बांस की ये जो गठान होती है, नोड, उसको हर एक गठान से काटा जाता है, यानी ये बीज का हिस्सा ही काम में लिया जाता है। इसको फिर चीर कर इसकी खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं। तो हो सकता है कि किसी टोकरी का निर्माण करने के लिए इस तरह लंबी लंबी उनको खपच्चियाँ चाहिए, तो इन नोट के साथ ही वो इनको चीरेंगे, जिसमें 2 या 3 या 4 गठान वाली लंबी खपच्चियाँ हो सकती हैं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। निर्भर यानी उस पर आधारित होना कि जितनी टोकरी की लंबाई ज़्यादा होगी उतनी ही लंबी वो खपच्चियाँ तैयार करेंगी। अगर छोटी टोकरी बनानी है तो छोटी लंबाई वाली खपच्चियाँ बनाएंगे। आम तौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। आप भी बच्चों अपने घर में बनी किसी चटाई या टोकरी या किसी और सामान को ध्यान से देखो, तब आपको ये खपच्चियों की चौड़ाई समझ में आएगी। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। ज़्यादा चौड़ी खपच्चियाँ कुछ काम में नहीं आती। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। लचीली यानी बिना टूटे मुड़ने वाली। तो अगर पतली खपच्चियाँ होंगी तो इनको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अगर ये चौड़ी खपच्चियाँ होंगी जब इनको मोड़ेंगे तो ये टूट सकती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। उस्तादी यानी प्रवीणता या दक्षता का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। अगर आपने ध्यान से या कलाकारी के साथ इन खपच्चियों को नहीं काटा तो इनकी मोटाई बराबर रखना भी छोटा काम नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। हुनर यानी इस कला या कारीगरी को सीखने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि टोकरी बनाने के लिए क्या क्या काम करना होता है। तो सबसे पहले उन खपच्चियों को बनाते हैं, उसके बाद खपच्चियों को चिकना बनाते हैं। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव जो खपच्चियों को काटने के लिए काम में लिए जाने वाला चाकू। खपच्ची बाएं हाथ में होती हैं। बाएं यानी लेफ्ट हैंड में लेकर खपच्ची को
और दाव दाएं हाथ में। और दाव को कौन से हाथ में पकड़ते हैं? राइट हैंड में। दाव का धारदार, धारदार यानी इस तरह का तीखा सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी, तर्जनी यानी अंगूठे के पास की अंगुली दाव के एकदम नीचे होती है। ये जो दाव है इसके एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। तो इस तरह बच्चों हमें ये बताया गया है कि किस तरह खपच्ची को चिकना किया जाता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। जब तक ये खपच्ची एकदम से चिकनी ना हो जाए तब तक इसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया? खपच्ची बनाई, फिर उनको चिकना बनाया। अब उन पर रंगाई यानी उन पर रंग चढ़ाएंगे। कैसे? इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल जो कि अड़हुल के पेड़ यानी हिबिस्कस के लगता है, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है इनका? खपच्चियों की रंगाई के लिए। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। तो इस तरह इन खपच्चियों पर रंग चढ़ाया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। जैसे हम कोई दूसरी बुनाई करते हैं वैसे ही बांस की बुनाई होती है। दूसरी बुनाई जैसे चारपाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। इस तरह से आड़ा और तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। तो ये इस तरह की ये लाइन है, ये क्या कहलाती है? ताना। और ये इनसे बुनाई करते हुए चलते हैं तो ये बाना। तो फिर बारी बारी से बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है। इस तरह से चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। जैसे आपने निवाड़ की बुनाई वाला पलंग देखा होगा तो वह भी इसी तरह का होता है। वैसे ही ये टोकरियों की बुनाई की जाती है। टुइल बुनना हो तो हर एक बाना या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। इस तरह अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको अलग अलग प्रकार की डिजाइन दे सकते हैं, जिसमें हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर नीचे से ले जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है। गूंथने का अर्थ है बुनना। तो जिस तरह हम अपने बालों की चोटी बनाते हैं वैसे ही टोकरी के ऊपरी सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को सिर की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। तो इस तरह हमारी टोकरी बन जाती है। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो इस तरह लेखक ने हमें ये बताया कि टोकरी का निर्माण किस तरह किया जाता है और हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में बांस का उपयोग किस तरह से किया जाता है, उनके जीवन में बांस की कितनी उपयोगिता है। तभी तो ये कहा गया है कि सांस सांस में बांस। जैसे हमारे जीवन में सांस लेना जरूरी है वैसे ही उनके दैनिक जीवन में भी बांस का बहुत अधिक महत्व है। इस निबंध को लिखा है एलेक्स एम जॉर्ज ने, जिसका अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। अभी बच्चों आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, खपच्चियों की रंगाई में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।